गुड मॉर्निंग। ठीक, चलो भाई क्लास शुरू करें। आज लास्ट क्लास होगी किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा भाग रह रहा है जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो पूरा निपटा लेते हैं वरना खामखा परेशानी होगी। चलो भाई, आप सभी को आवाज तो आ रही होगी साफ? सर हम लोगों का कब से होगी क्लास? बेटा आज और है, फिर खत्म हो जाएगा। फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, वो हम शुरू करा देंगे। हाँ, अब आप जा सकते हैं। चलो भाई क्लास शुरू करें। देखो लास्ट बचा है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा है नहीं ट्रिग्नोमेट्री का भाग, तो इसको निपटा लेते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। ठीक, चलिए। अब आप चाहें तो इसे प्रॉपर्टी कह सकते हैं या टाइप कह सकते हैं क्वेश्चंस का, जो भी आप समझें उसके हिसाब से आप सवाल कर लेंगे। ठीक है, सुनिए। बोला गया है साइन थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन दिया होता है और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, या कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछ सकता है। ठीक, आपको इतनी सी बात का ख्याल रखना है इसमें कि यहां पर ये जो A है, ये B है और C है। सबसे पहले आपको चेक करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? चेक करना है कि क्या ABC ट्रिपलेट तो नहीं, और अगर ABC ट्रिपलेट है, पाइथागोरन थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो सेकंड स्टेप में आप ये रखेंगे कि साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या माना जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहां पे परपेंडिकुलर A हो जाएगा अगर हम इस हिसाब से देखें तो, और यहां पर cos थीटा का कोफिशिएंट B है तो ये बेस हो जाएगा, बेस B हो जाएगा। और जो ये लास्ट में बचा ना C, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया है ना, जिसमें परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। थीटा यहां पर होना चाहिए क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड ही बेस होती है। पता है ये अच्छे से आपको? ठीक, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा होगा। अब ज्यादा बेहतर तब समझ में आएगा जब मैं आपका सवाल लिखता हूं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर में 5। अब आपसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, साइन थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, या कुछ भी। ठीक, आप सारी चीजें निकाल लोगे। देखो सबसे पहला स्टेप चेक करेंगे कि क्या 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो आप बोलोगे सर 3 4 5 तो ट्रिपलेट है। ठीक है जी, 3 4 5 तो ट्रिपलेट है। सेकंड स्टेप फिर क्या चेक करोगे कि साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है, बोले साइन थीटा का कोफिशिएंट है 3, तो यही परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है, बोले सर 4, तो यही बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और बाकी यहां कौन बचा? ये बचा हाइपोटेन्यूज, यानी कि h की वैल्यू 5। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के तैयार कर लोगे, आराम से कर लोगे है ना। तो यहां पे अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड 3 हो जाएगी, साथ वाली साइड 4 हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज आपका 5 हो गया। ठीक है, अब आपसे जो चाहे वो निकलवा लो। अब आपसे बोला है साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है?
ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज। वैल्यू डालते चले जाओ। भैया हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ 3, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 5। ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा कितना होता है? बी अपॉन एच। बी है 4, एच है 5। कुछ भी चाहे, कुछ भी निकलवाने के लिए बोले, आपसे बोले कि कोसिकेंट थीटा निकाल दो या कॉट थीटा निकालने को बोलता है, मान लो कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3। ये आंसर होगा। एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने की देर होती है। ये बन गया, सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हो। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब एक बार चाहो तो आप इन सबको उतार लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूं अगर आपको समझ में आ गया हो तो। सर केमिस्ट्री कब शुरू होगी? अब जैसे ही बेटा ये खत्म होगा ना मैथ्स आपका, ठीक है, तब बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। एक बार खत्म हो जाने दो, बस लास्ट चैप्टर ही तो बचा है। टाइम स्पीड डिस्टेंस कितना टाइम लेगा? 3 दिन लेगा, 4 दिन लेगा, उससे ज्यादा क्या। खत्म होने के बाद फिर रामायण शुरू करेंगे, सारी प्रैक्टिस सेशन, ये वो फलाना ढिकाना सब। चलो भाई, हो गया ये, डन बोल दो एक बार। ठीक है, और कोई बच्चा? चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस लिखो धड़ाधड़ इससे रिलेटेड आप, और कर करके बताओ मुझे जल्दी जल्दी। पहला सवाल, निकालिए भाई। पहले क्वेश्चन का जवाब दिए, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, बारी बारी जवाब दीजिए सारे बच्चे। फर्स्ट का 13/12, 12/5, ठीक है।
सेकंड का 29/21, 21/20, ठीक है। पहले का 45, ठीक है, 1 और 45 डिग्री, ठीक। चलो भाई करवा दूं इस सवाल को ना। आओ सुनो भाई, सबसे पहले क्या चेक करोगे कि 12, 5 और 13 क्या ट्रिपलेट है? तो बोले सर 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो फिर तो जो साइन थीटा के साथ लिखा होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कॉस थीटा के साथ लिखा होगा वो बेस हो जाएगा, और जो इस साइड लिखा होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यानी कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया उसमें थीटा डालो और वैल्यू पुट कर दो। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 12, साथ वाली साइड 5, और ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा रहेगी। ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। कोसेकेंट थीटा निकालने को बोला है, कोसेकेंट थीटा होता है H/P, यानी कि हो गया 13/12। टेन थीटा होता है P/B, यानी कि 12/5, ठीक। दूसरे सवाल में आ जाओ, 20, 21, 29 क्या ट्रिपलेट है? जी हाँ, 20 का स्क्वायर जमा 21 का स्क्वायर बराबर 29 के स्क्वायर के होता है, ट्रिपलेट होता है, पता होना चाहिए हमें। तो ये जो साथ में लिखा हुआ है साइन थीटा के साथ वाला परपेंडिकुलर, कॉस थीटा के साथ वाला बेस, और लास्ट में जो इधर लिखा होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है 29। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे और ये थीटा रखोगे तो इसके सामने वाली साइड बेस 21 और ये 29। भाई जैसे ही आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, बस कुछ भी निकाल लो आप। सेक थीटा बोला है, सेक थीटा होता है H/B, यानी कि 29/21। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 21/20। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे आओ। लास्ट वाले क्वेश्चन में बोलोगे सर इसके साथ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब एक है, एक है, एक है, एक एक √2। क्या एक एक √2 ट्रिपलेट बनाता है? बनाता है भाई। एक का स्क्वायर जमा एक का स्क्वायर बराबर √2 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता क्या? होता है। ये 2 देगा, ये तो 2 है ही, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो साइन थीटा के साथ वाला ये परपेंडिकुलर, कॉस थीटा के साथ वाला ये, कॉस थीटा के साथ वाला ये बेस, ठीक है, और लास्ट में ये हाइपोटेन्यूज। अब आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसमें ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली साइड 1, 1 और ये √2, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। टेन थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/1 बराबर 1। अच्छा, टेन थीटा कब बराबर 1 होता है? बोले सर थीटा जब 45 डिग्री होता है। आंसर बोलो, समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया सब बच्चों को? और कोई बच्चा? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े हम। अब कुछ अगला टाइप देखते हैं, कुछ नया टाइप, ठीक। सुनो एक बार,
जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्या आप यहां से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? कोशिश करो, सोचो, दिमाग लगाओ, कर सकते हो आप? किसी बच्चे को समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। सर सॉरी लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा। आ रही है भाई किसी को बात समझ में? करवा दूं? अच्छा, ये जो इमोजी इस्तेमाल 1060 √3, ठीक है। और कोई बच्चा? ये जो इमोजी इस्तेमाल किए जिसमें दांत निकाल रखे हैं, नैन्सी ने जो इस्तेमाल किया है लास्ट में, इसका क्या मतलब होता है? ये रोने वाला एक्सप्रेशन है क्या? आ जाओ, चलो। कोई नहीं बताए। चलो भाई सुनो, देखो, अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते ना तो आपको समझ में आता कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 नहीं हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो खैर फॉर्मूले के हिसाब से हो गई बात, है ना? इसको तो मैं साइड में पटक देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब इसको देखिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्या मैं इसको तोड़ के नहीं लिख सकता? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी ये आपका एज इट इज, ये ऊपर वाला प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया ताकि ये और ये मिलकर 3 के बराबर हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जमा करके बराबर 1 देते हैं, पर कब? जब उनका साइन स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट 1 होता है, या कह लो सेम होता है। अगर दोनों के पास 3 3 होगा तब भी आप 3 कर दोगे, 4 4 होता तो 4 कर देते, है ना? तो ये सी समझ में आ गई भाई। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दो। अब आपको तो ये पता चल ही गया, ये तो 3 के बराबर है, बराबर 4। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 उधर जाके 4 से माइनस हो गया तो 1 बच गया। यहां से अगर आप साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा निकालने की कोशिश करोगे जो कि 1/4 आएगा। ठीक, अब क्योंकि ये इक्वेशन है तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पर प्लस माइनस आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, यानी कि साइन थीटा यहां से निकला आपका प्लस माइनस हाफ। पर आपको प्लस माइनस के चक्कर में अभी पढ़ना नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर ऑप्शन होते उसमें प्लस भी वैल्यू होती, नेगेटिव वैल्यू होती, तब हम देखते इसको। अभी आप प्लस के हिसाब से ही कर डालो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास साइन थीटा आ गया
तो क्या आप tan थीटा निकाल सकते हो? मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है तो बाकी जो 5 बचे उन सब की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल बना के। कि ये मान लीजिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक, ये थीटा है मान लीजिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, साथ वाला बेस होगा, और ये तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाला। अब आप अच्छे से जानते हो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी हम प्लस और माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो परपेंडिकुलर यहां हमारे हिसाब से 1, बेस हमारे हिसाब से 2 हो गया, तो ये 1 और ये 2 हो गया। अगर ये 1 है ये 2 है तो क्या आप हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल लोगे? सॉरी 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 सॉरी, भाई ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। अभी हम साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर 1 के बराबर, हाइपोटेन्यूज 2 के बराबर। ये हो गया 1 के बराबर, ये आ गया 2 के बराबर। तो इसको कितना होना पड़ेगा? बोले सर 2 का स्क्वायर करके -1 के स्क्वायर में से घटा दो, है ना। तो यानी कि 4 - 1 √3 है सर ये। तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, ये 2 हो गया। तो tan थीटा कितना होगा? बोले सर tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/√3 आंसर। अब क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan थीटा ही क्यों, आप सब कुछ निकाल सकते हो। cot थीटा निकाल सकते हो, कोसेकेंट थीटा निकाल सकते हो, sec थीटा निकाल सकते हो, सब कुछ। एक बार बस किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, उसकी मदद से हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल की मदद से हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ में आया भाई पहला सवाल? पहला सवाल समझ में आया? बोलो भाई, आगे बढ़ू? चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। ये करके बता दो, अब तो हो जाएगा आप लोगों से, जल्दी से करके बताओ इसको। √3 और बताओ। और मैं बताऊं, जितना मैं ट्रिग्नोमेट्री में करवाया है ना मैंने, उतना ही करना भैया, उससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही बहुत एक्स्ट्रा करवाया है। ठीक है, आपको कुछ और खोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप किताबें खोलोगे तो कौन सी खोलोगे? घटना चक्र खोलोगे या वो यूथ पब्लिकेशन वाली किताब खोलोगे, है ना। सबसे बेस्ट तो यही मानी जाती है किताबें। तो इनमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेगी, ऐसे ही बस थोड़ा बहुत हाइट एंड डिस्टेंस डाला हुआ है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको आज करा दूंगा। चलो भाई करवा दूं इस सवाल को, जवाब नहीं आया यार बाकियों की तरफ से। चलो सुनो भाई, दोबारा से वही काम करेंगे। इसको मैं 3 cos² थीटा प्लस 4 cos² थीटा लिख लेता हूं, तोड़ लेता हूं। फायदा क्या है? फायदा है कि भैया ये 3 sin² थीटा इसके साथ एज इट इज उतारूंगा तो ये हमारा जोड़ा बना लेगा, 3 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा, जो कि आगे जाके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज रख दो। ठीक है, तो ये 1 प्लस 4 cos² थीटा, ये एज इट इज मैंने यहां उतार लिया, बराबर 4। अब 4 cos² थीटा, 4 - 1 यानी कि 3, तो cos² थीटा कितना हो गया आपका 3/4। यहां से cos थीटा अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखूं तो √3/2
2 निकलेगी। ठीक, अब देखो cos थीटा यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो ट्राई करो कि हमारा ट्रायंगल बन जाए। तो ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस है आपका √3, हाइपोटेन्यूज है आपका 2, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ठीक, ये थीटा हो गया। थीटा के साथ वाला बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है भैया वो तो नहीं दिया, बेस है हमारे पास। बेस कितना है √3, हाइपोटेन्यूज कितना है तो कैलकुलेट कर लो परपेंडिकुलर को। ठीक है, इस परपेंडिकुलर को भैया कैलकुलेट कर लो। देखो कैसे निकालोगे भाई, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर में से √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो पी की वैल्यू आ गई 1। क्या निकालना है आपको, टेन थीटा निकालना है, यही निकाल दो। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछता ना तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि थीटा 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। ठीक है, तो थीटा 30 डिग्री होगा। ये भी अगर पूछता तो आप निकाल देते। समझ में आ गए भाई कैसे करोगे इस तरह के सवालों को। ठीक, आगे बढ़ू, अब चलो आगे। एक क्वेश्चन और, आपको ये दिया हुआ है, पूछा क्या है, पूछा है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बता दीजिए भाई। इसकी वैल्यू पूछिए। कोशिश करेंगे सारे बच्चे। कर पा रहे हो भाई। नहीं हो रहा, क्या मैं बताऊं भाई, बोलो।
बोलो तो सही यार, मैं करवा दूं। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हाँ चलो, ऐसे बोलो ना फिर, बोलते ही नहीं आप लोग, शांत पड़ जाते हो बिल्कुल। चलो भाई सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो भाई, पहले ही दिमाग में ये खटकना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ और नहीं है, एम माइनस एन और एम प्लस एन है ना। और नीचे तो दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, बस गुणनफल का स्क्वायर रूट कर रखा है। तो चलो देखते हैं, पहले इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें जोड़ना है एक बार, तो m और n को जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो मान लीजिए ये आप इसके नीचे रखो, ठीक है, और एक बार आप जोड़ दो, एक बार आप घटा दो, मतलब एक बार तो आपने जोड़ दिए, ठीक, जोड़ दोगे तो साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 tan थीटा। ठीक है, दूसरी बार मान लो आपने घटा दिया, m में से n को घटा दिया, अगर आपने घटाया तो ये माइनस ये प्लस, तो इस बार tan थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 sin थीटा, है ना, 2 sin थीटा बचेगा भाई। तो अब आप यही वैल्यूज उठा के इसमें डाल दो। चलो जी डालते, ठीक है, इसको यहां ले आओ और वैल्यू डालना शुरू करते। m माइनस एन की वैल्यू आपके 2 sin थीटा, m प्लस एन की वैल्यू 2 tan थीटा। डॉट का मतलब जानते हो ना भाई, ये डॉट लगाया, ये मल्टीप्लीकेशन होता है एक तरह का। अच्छा, m की जगह क्या रखोगे, m की वैल्यू तो है ही, m की वैल्यू कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा। n की वैल्यू कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 4 आया, हाँ 4 आएगा जी, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया 4 साइन थीटा tan थीटा। ठीक, अच्छा नीचे वाले में कुछ हो सकता है क्या, हुड़दंग कुछ में? हाँ, नीचे वाले में क्या करना पड़ेगा बताओ। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही, वो ऊपर वाले से कट जाएगा ना। चलो भाई सुनो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं हम tan थीटा को बराबर रख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो, बस यही चेंज कर रहा हूं मैं, और कुछ चेंज नहीं कर रहा, ऊपर भी और नीचे भी। क्या बना ये, ठीक, आगे आ जाओ। 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा ही तो है ऊपर वाला, नीचे आ जाओ। देखो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकालूं या कॉमन निकालूं अंदर ही, तो ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अच्छा, इसी को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेके पूरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आया, कॉस थीटा, है ना, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आया। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा भाई, तो आपको नहीं लगता कि ये भाई, आप ध्यान से देखो, साइन 4 थीटा है ना नीचे, तो स्क्वायर रूट से बाहर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर कॉस थीटा आएगा। अब आपका ये और ये तो सेम ही हो गया, 4 वैल्यू। ठीक, समझ गए भाई, क्लियर है सबको, कोई परेशानी इसमें? अच्छा, क्या और कोई तरीका इसको करने का,
इसको सॉल्व करने का क्या और कोई तरीका बताइए, सोचिए। ये तो लंबा तरीका लग रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ और तरीका हो सकता है यहाँ पे? अरे भैया इसमें वैल्यू अज्यूम करके भी किया जा सकता है क्वेश्चन। अगर हम थीटा की कोई वैल्यू मान लें, ठीक है, थीटा की कोई वैल्यू अगर हम मान लें तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी, उसकी वजह से m की वैल्यू कुछ आएगी, ऐसे ही n की वैल्यू कुछ आएगी। उन वैल्यूज को उठा के हम m और n की जगह डाल देंगे, हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं, आ जाओ। तो इसको आप और करके लिख लीजिए। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। ये वैल्यू पुटिंग मेथड हो गया। थीटा क्या लूं भाई? थीटा सबसे आसान तो होता है 0 डिग्री लिया करो। ठीक है, 0 डिग्री सबसे आसान होते हैं। अगर 0 डिग्री लोगे आप, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, m की वैल्यू भी 0। ठीक है, उधर भी 0 हो जाएगा, n भी 0 हो जाएगा, m 0 n 0। अगर m और n 0 हो गया भैया, तो ये जो नीचे का प्रोडक्ट है, इसमें जब m और n की वैल्यू 0 0 डालोगे तो नीचे तो 0 आ जाएगा, पर मैथमेटिक्स में नीचे 0 आने का मतलब है अनडिफाइंड। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 नहीं मान सकते। चलो ठीक है, अगर थीटा बराबर 0 नहीं मान सकते तो क्या माने बताओ? 45 मान ले। चलो 45 क्यों माना? क्योंकि मुझे पता है यार tan थीटा पे 45 की वैल्यू 1 आती है, 1 में कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए तो tan 45 माना मैंने। अब tan 45 अगर थीटा अगर मैंने 45 माना तो tan 45 हो जाएगा 1, पहली इक्वेशन के हिसाब से 1 प्लस sin थीटा यानी कि sin 45 1/√2, ये हो गया m, और n कितना हो जाएगा, इसी का माइनस, ये m और n की वैल्यू आ गई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इन्हें, ये हो गई √2 + 1, ये हो गई आपकी √2 - 1। ठीक, अब क्या करना है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी। कैलकुलेट कर लो, m की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू डाल दो। m की वैल्यू है √2 + 1 बटा √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 - 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, बराबर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 + 1 इंटू √2 - 1 होगा, तो √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर होगा, जो कि 2 - 1 1 हो जाएगा, अपॉन √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ठीक, तो नीचे बचा हाफ। चलो जी ऊपर आ जाओ। ऊपर अगर देखोगे तो नीचे तो 2 बचेगा एलसीएम में, अगर मैं पूरे का एलसीएम ले लूं, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आएगा उधर भी, √2 का स्क्वायर 2 आएगा इधर भी, दोनों का एलसीएम लूंगा तो 2 पूरा नीचे। अब √2 + 1 का होल स्क्वायर, जो कि होगा भाई 2 + 1 3, 3 + 2 √2, वैसे ही √2 - 1 का होल स्क्वायर, जो कि होगा भाई 3 - 2 √2। ठीक, और नीचे हो गया अपॉन 1/√2। कोई दिक्कत? ये लाइन बड़ी वाली ये रही। अब इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो जब ये माइनस होने अंदर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3 से तो 3 कट जाना है, 2√2 + 2√2 4√2, 4√2 अपॉन 2 अपॉन 1/√2। ठीक जी, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो 4√2/2 ये एक्चुअली में, चलो सिंप्लीफाई कर लो, 4√2/2 इंटू √2/1 यही होगा। अब ये देखो √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, तो 2 तो नीचे है ही, कट जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, क्या कुछ और आसान वैल्यूज हो सकती थी थीटा की, जिससे हम जल्दी और जल्दी कैलकुलेट करते? क्या थीटा की और आसान वैल्यूज हो सकती थी? क्या आपको नहीं लगता थीटा अगर हम 90 डालते इस केस में तो और जल्दी आंसर आता? बोलिए। tan की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती, बिल्कुल, क्योंकि tan 90 यानी कि 1/0, समझ रहे हो आप?
ठीक है भाई, इसलिए 90 नहीं डाल सकते, 0 भी नहीं डाल सकते, 90 भी नहीं डाल सकते, इसीलिए हम 90 पे नहीं गए। ठीक है, तो बेस्ट बढ़ेगा 45 ही अपने आप को। 30 भी डाल सकते हैं, 60 भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 30 60 से भी आ जाएगा, आंसर यही आएगा 4। वैल्यू आप कोई भी डालिए। ठीक है जी, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? छोटा कर दूं मिनिमाइज? देख लो आराम से इसका सोल्यूशन। ठीक, अब जैसे ही हो जाए डन बोल दो और फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवालों पे। बोलो, हो गया सबकी तरफ से? चलो भाई, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसी में, जो इसी का भाग है कि लो एक तरीके से, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। ठीक, देखो ऊंचाई दूरी समझने से पहले ना कुछ बेसिक बातें जान लो, समझो भाई। ज्यादातर आपको ऊंचाई दूरी में ना जो एंगल देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लो जरा। हम्म, जैसे मान लीजिए ये पहला हो गया, ठीक, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, मान लीजिए ये 45 डिग्री है, मान लीजिए 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको ये बात तो पता होगी अच्छे से कि अगर 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 10 ये 60 डिग्री है, तो इनकी जो रेशियोज होती है ना, ट्रायंगल की जो साइड्स की रेशियोज होती हैं वो हमें पता होती हैं ऑलरेडी। अगर आपको ये एंगल पता है ना तो इनके साइड के अनुपात पता है आपको, यही ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। तो भैया ये होता है एक और एक, क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है 1045 कितना होता है, 1/1, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखो परपेंडिकुलर एक, बेस एक, इसीलिए। ठीक है, 60 की बात करें तो 60 में होता है ये √3 और ये 1, यानी कि ये क्यों है 60 में √3 और 1? क्योंकि 1060 होता है √3/1, यानी कि ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर रहा, ये बेस रहा। ठीक, 1030 डिग्री होता है आपका 1/√3, यानी कि ये 1 होगा, ये √3 होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है जी, अब बात समझो, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? भाई परपेंडिकुलर और बेस है तो क्या हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते? आप निकाल लोगे। तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट कर दो। तो एक का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 जमा 3 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। एक का स्क्वायर 1, 1 जमा √2 हो गया, इसका दोबारा से 2 आ जाएगा। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यूज ऑलरेडी पता है तो सवाल बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। एक बार इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको सवाल कराता हूं। उतर जाए तो मुझे बता देना, ठीक है?
चलो भाई एक क्वेश्चन देखोगे? आ जाओ एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, सुनो ध्यान से। बोला गया है कि एक घर का रैंप है। ठीक है, घर का रैंप समझ लो या कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो वो ट्रक के आगे लगाया हुआ है। ऐसे ट्रक है, अब ट्रक में लोड करनी है कोई चीज, ट्रक ऐसे खड़ा हुआ है जमीन के ऊपर। अब ट्रक में लोड करने के लिए ऐसे रैंप नहीं लगाते हैं, देखा होगा रैंप लगाते हैं। तो ये रैंप है भैया। ठीक, अब बोला इस रैंप का जो एंगल है ना इसके साथ, बेस के साथ, वो है 30 डिग्री। कितना है जी? 30 डिग्री। और रैंप ग्राउंड लेवल से जो ऊपर है, ग्राउंड लेवल से जो ऊंचाई है इसकी, वो ऊंचाई है इसकी 0.8 मीटर। और पूछा है कि बताइए इस रैंप की लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। देख लो जरा। ठीक है भाई, ये ट्रक है आपका और ये रैंप है। रैंप 30 डिग्री पे खड़ा हुआ है, 0.8 मीटर की ऊंचाई पे है। आपको रैंप की लंबाई बतानी है, बताओ जल्दी से। 1.6। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा भाई? देखो भाई, आप अगर सीधे सीधे ये काम करो ना कि आप ये जो है ना ये आप इसे ही बाहर निकाल लो। रुको, ये ट्रायंगल को ही आप अगर अलग से देखो यहां पे, ये रहा ट्रायंगल। ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मुझे बताओ 30 डिग्री का एंगल है, मैंने तो आपको हिसाब बताया हुआ है कि अगर आपके पास 30 डिग्री का कोण है तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे, है ना। जो हिसाब बताया ना उसी हिसाब से चलो कि 30 डिग्री है। अगर 30 डिग्री है तो सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी? 1। और बेस वाली कितनी हो जाएगी? √3। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब हमारा जो, ये तो हमारे लिए हमारे हिसाब से रेशियो है। ठीक है, तो जो रेशियो के हिसाब से एक है वो एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना है? 0.8। तो आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपको अगर एक्चुअल लेंथ चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.8 से। 0.8 का दुगना 1.6 मीटर। खत्म सवाल। ठीक है जी, ना कोई साइन थीटा लगाना है ना कॉस थीटा लगाना है, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट वैल्यू आएगी आपकी। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो आप लोग। अच्छा, आप लोग इंतजार कर सकते हो 1 मिनट, मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ किताब का ही, निकाल के क्वेश्चन डाल देता हूँ। ठीक है, फटाफट। वेट करो 1 मिनट। करो भाई, सारे बच्चे ट्राई करो।
20 आ रहा है? और कोई बच्चा? चलो भाई मैं करके दिखाऊं एक बार। सवाल तो समझ लिया होगा अब तक। सुनो, बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, दो टावर हैं भाई, ठीक है, उनके बीच की दूरी दी हुई है। कौन सी दूरी? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को यानी कि क्षैतिज दूरी। और एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर विच इज 120 मीटर हाई इज 45 डिग्री। अगर इतनी लाइन पड़ी हो तो आपको समझ में आया होगा कि दूसरा टावर जो 120 मीटर ऊंचा है, मतलब दूसरा टावर 120 मीटर ऊंचा है भाई, ठीक है, जिसके शिखर पे, मतलब इसके शिखर पे खड़े होके जब देखते हैं, देखे जाने पर पहले टावर के शिखर पर, मतलब पहला टावर छोटा है फिर, ठीक है, और ये आपकी जमीन है, तो पहले टावर के शिखर पे देखा जा रहा है। जब शिखर पे देखा तो कोण जो बन रहा है ना डिप्रेशन का, ठीक है, जिसको कहते हैं अवनमन का कोण, तो ये जो अवनमन का कोण है ये आपका 45 डिग्री का बन रहा है। और कोण तो हमेशा भैया ग्राउंड के साथ ही बनता है, मतलब सीधी रेखा के साथ ही बनता है, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। चलो जी, पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले टावर की ऊंचाई मतलब ये लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? और आपको ये भी बताया था कि बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई थी? 100 मीटर, शुरुआती लाइन में यही बताया, तो ये भी 100 मीटर है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता है 45 वाला? रेशियोज याद है? ये 45 डिग्री होता है, तो ये एक होता है, ये एक होता है, ये √2 होता है, ठीक। मतलब कहने वाली बात है कि अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, ये दो होगा तो ये भी दो होगा, है ना, क्योंकि है तो रेशियो ही है। अगर ये 100 हो गया, है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, इधर वाला भी, इधर वाला भी आप 100 ही बताओगे इसे, ठीक है। ये कितना हो गया जी? ये 100 हो गया। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, ये 100 हो गया ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है। अब ये पूरा 120 है, अगर ये पूरा 120 है तो ये कितना बचा? 20 बचा। और यही लंबाई किसकी है? यही वाली लंबाई पहले वाले टावर की है, तो यही आंसर हो गया। देख रहे हो ना, तो आपको टेन थीटा लगाना है, ना कॉस थीटा लगाना है, ना कुछ लगाना है, आप आराम से सवाल निकाल सकते हो, ठीक है। चलो भाई मैं एक बार ये क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, सुनो एक बार जरा, दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा ये क्या पूछा बेटा आपने नैन्सी? 100 मीटर आई, हाँ। देखो इसमें क्या है, जैसे कि जब भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, जब भी 45 डिग्री का कोण बनेगा तो आप हमेशा एक बात याद रखोगे, ये एक और एक रहेगा, मतलब ये रेशियो है कि इसकी रेशियो 1:1 है ना, कहने की बात समझ में आई? तो अगर ये दो हुआ तो ये भी दो होगा, क्योंकि भैया एक और एक का मतलब क्या है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा जितनी होगी उतनी ये भुजा होगी, है ना। अगर किसी चीज की रेशियो 1:1 अनुपात दी हुई है, मतलब जैसे मान लो आपकी कल के दिन नौकरी लगी, आपकी और रिया की, आपकी भी सैलरी 50,000, रिया की भी सैलरी 50,000, है ना। अब मैं बोलूं कि दोनों का अनुपात कितना है, आप बोलोगे 1:1। अब किसी तीसरे बंदे को मैं बता रहा हूं कि दोनों का अनुपात 1:1 है, दोनों के रेशियो, दोनों के इनकम का अनुपात 1:1 है, तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि दोनों की बराबर इनकम है, ये नहीं जान पाएगा कि कितनी है पर बराबर है। तो वही हिसाब यहाँ है कि अगर ये 100 मीटर हुआ तो ये भी 100 मीटर हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल में भाग आ रहा है 45 डिग्री के साथ, तो ये 100 है, ये 100 है, टोटल 120 है हमारा, ये ऊपर से नीचे तक। तो ये जो बाकी बचा ये 20 का हो जाएगा, ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा, छोटे वाले टावर। अब ये पढ़ो भाई सारे बच्चे सवाल।
और ये जो आपकी यूथ कंपटीशन की किताब है ना, ये उसी में से डाले मैंने सवाल। हो रहा है। 5√3 ठीक है। चलो भाई बताऊं। देखो भाई, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। ट्री की हाइट बतानी। देखो यहाँ पे बोलोगे सर ट्री तो टेढ़ा भी हो सकता है ना, ऐसे मत सोचना। ठीक है कि सर ट्री तो टेढ़ा भी हो सकता है, ट्री को आप सीधा ही लोगे। यहाँ पे बात होगी पोल की, ट्री की, खंबे की, ऐसी चीजों की ही बात होगी, तो आप उन्हें स्ट्रेट सीधा ही लोगे। ठीक है, आप ये मानोगे कि ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ है, या सिंपली आप एक सीधी लाइन बनाओ। ग्राउंड तो यह है ही, आप इतनी बात तो समझ ही रहे हो। ये ट्री हो गया आपका। ठीक है, इसकी हाइट निकालनी है, तो मैं इसकी हाइट h ले रहा हूं अभी के लिए। ठीक, if by walking from it 10 meter in a horizontal line through its base, the angular elevation of its top changes from 60 to 30. अब पता क्या बोला जा रहा है, समझ में आई बात। बोला जा रहा है कि यदि इसके आधार से, आधार मतलब कहां होगा इसका आधार, ट्री का आधार यानी कि बेस कहां होगा, यहां होगा ना जी। ठीक, ट्री के आधार से एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेखा में 10 मीटर दूरी चलने पर, 10 मीटर की दूरी चलने पर क्या हुआ जी, इसके ऊपर का ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, जहां तक मैं सही पढ़ पा रहा हूं यही है शायद, उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि मान लीजिए आप पहले यहां खड़े थे इसके बेस से कुछ दूरी पर, है ना, अब आप इसके बेस से थोड़ी दूरी पे जाने लगे। कितनी दूरी पे चले गए, 10 मीटर की दूरी पे। तो पहले जो उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा था। भाई जब आप पास में खड़े हो गए तो आप अपनी गर्दन को ज्यादा उठा के देखोगे ना ट्री के ऊंचे वाले शिखर को, सही बात है ना। जब आप पेड़ के पास खड़े हो और पेड़ के पास खड़े होकर अगर आप पेड़ के शिखर को देख रहे हो, टॉप को देख रहे हो, तो आप गर्दन ज्यादा उठाओगे यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, उन्नयन कोण ज्यादा होगा। पर अगर आप उसके बेस से, उसके आधार से 10 मीटर की दूरी पे चले जाओ तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि वो कम हो गया है अब 30 डिग्री। कितना हो गया है जी, 30 डिग्री हो गया है। सही बात है, अब गर्दन उतनी नहीं उठानी पड़ेगी शिखर देखने के लिए। चलो इतनी बात समझ में आ गई। ये तो कहा सवाल ने, ऐसा सवाल ने कहा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तो 2 एंगल इस्तेमाल हो गए, फिर कोई बात नहीं। अरे भैया ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, ये वाला, ठीक है, ये तो 30 डिग्री है और 30 डिग्री के हिसाब से क्या होता है, 30 डिग्री के हिसाब से रेशियो चेक करो। बोले सर ये एक होती है, ये √3 होती है। ठीक, पर 60 डिग्री के हिसाब से अगर हम चेक करें तो, अगर हम इसी को 60 डिग्री के हिसाब से चेक करें तो भैया 60 डिग्री के हिसाब से जो एंगल बनेगा ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री के हिसाब से ये √3 1 होता है।
ठीक। और आपका ये जो 30 डिग्री है, बन जा, ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के हिसाब से ये 1 और √3 होता है। अच्छा, क्या मैं एक काम करूं, 30 डिग्री के हिसाब से जो हाइट आ रही है वो 1 आ रही है, 60 डिग्री के हिसाब से हाइट जो आ रही है √3 आ रही है तो पेड़ ही दोनों जगह, है ना। तो एक बार हाइट दिखा रहा है एक पेड़ की और दूसरी बार दिखा रहा है √3। तो मैं एक काम करता हूं यार, है तो ये रेशियो ही, और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करो तो सबसे पहले रेशियो को बैलेंस कर लो। यहाँ पे हाइट की बात हो रही है और ट्री की हाइट की बात हो रही है, यहाँ पर भी ट्री की हाइट की बात हो रही है, यहाँ पर भी ट्री की हाइट की बात हो रही है। अगर दोनों जगह सेम ट्री है तो ये हाइट भी सेम होनी चाहिए ना। तो इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको √3 से गुणा कर देता हूं, तो ये भी √3 हो जाएगा। और यहाँ √3 से गुणा किया है तो रेशियो के एक हिस्से से अगर आपने कुछ किया है तो वही कार्यक्रम आप बाकी हिस्सों में भी करोगे। मतलब यहाँ √3 से गुणा किया तो यहाँ पर भी √3 से गुणा करिए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3। ठीक, ये तो हो गया हमारा एंगल के हिसाब से। अब इसको मैं रख देता हूं आपको साइड में यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ कि 30 डिग्री एंगल के हिसाब से यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेशियो के हिसाब से बोले 3 हो जाएगी सर, ठीक। और 60 डिग्री के हिसाब से यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले सर 60 डिग्री के हिसाब से हो जाएगी 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये हो जाएगी 3 यूनिट, रेशियो मैंने इसलिए लिख रहा हूं। और हाइट कितनी है भैया, बोले सर हाइट तो दोनों ही √3 यूनिट देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसी रेशियो के हिसाब से अगर ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 2 यूनिट हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 2 यूनिट, मतलब ये 2 यूनिट के बराबर है। तो आपके पास तो रेशियो की वैल्यू मिल गई कि 2 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। तो आपका √3 कितना यूनिट हो जाएगा, 5√3, ठीक है जी। तो आपके सामने कभी भी दो एंगल आ जाएं, कभी भी दो एंगल आ जाएं, तो आप ये ढूंढा करें कि कौन सी चीज कॉमन है दोनों एंगल के लिए। दोनों एंगल के लिए, भले वो 30 डिग्री हो या भले वो 60 डिग्री हो, दोनों के लिए जो हाइट रहेगी वो सेम रहेगी। फिर मैंने दोनों को अलग अलग बनाया, पर ये तो हाइट ही, ये भी हाइट ही है पेड़ की, तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ √3 है तो इसको भी √3 बना लिया, मतलब यहाँ आपने √3 से गुणा किया। अब रेशियो में किसी एक हिस्से से आप अगर कुछ करते हो तो वही काम आप दूसरे हिस्से में भी करोगे, तो √3 वहां मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक। तो ये 30 डिग्री के हिसाब से ये वाली जो डिस्टेंस है वो पूरी 3 हो गई, 60 डिग्री वाले के हिसाब से ये पूरी डिस्टेंस 1 हो गई, तो बाकी बचा 2 यूनिट। और ये सवाल में 10 मीटर के हिसाब से दिया हुआ है, तो 2 यूनिट 10 मीटर, तो 1 यूनिट 5, तो √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी हमें, हाइट निकालनी थी, तो कितना हो जाएगा 5√3। समझ में आया भाई, एक सवाल और दूं ऐसा ही। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो और आराम से करने की कोशिश करो एक बार। और इन दो क्वेश्चंस के बाद ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री हो गई खत्म। अब नहीं है आपको जरूरत और कुछ करने की इसमें। आपके पास जो भी किताब होगी ना उसके सारे सवाल आप लगा लोगे, अब चाहे तो चेक कर लेना। अगर आपने मेरे से सब कुछ पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपके पास कोई भी टेट एग्जाम की किताब हो वो आप लगा के देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सारे हो जाएंगे। √3 की वैल्यू 1.71 के आसपास होती है अप्रोक्सीमेटली। हम्म 1.7 ऐसे मान लो ना, 1.5 के आसपास है ना। मतलब 1.5 गुना करना, तो 20 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 20 में आधा और जोड़ दो, है ना। 20 में आधा मतलब 30, तो 30 से ऊपर आएगा क्योंकि हमने निकाला 1.5 गुना, निकालना था 1.7,
ठीक है, तो 30 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन 30 से ज्यादा है, 30 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 35 हो जाएगा। वो tan थीटा वैन थीटा से। हम्म, चलो भाई शुरू करूं, बताना सबका आ गया। 34.4 अंकित का जवाब, और कोई? चलो मैं बताना शुरू करता हूं, ठीक है। बोला क्या है भाई, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड पी क्यू आर 30 एट द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 40 मीटर, देन एट विच हाइट द बर्ड इज प्रेजेंट एट द मोमेंट। बोला है कि मान लो किसी हाइट पे एक पक्षी बैठा हुआ है, किसी हाइट पे ऐसे करके पक्षी बैठा हुआ है। अब ये हाइट मान लेते हैं h है, यही हाइट हमें निकालनी भी है। तो इसको दो पॉइंट, ग्राउंड पे दो पॉइंट है P और Q, पहला P दूसरा Q। ये P होगा भाई, ये Q होगा, ठीक है, बताता हूं कारण। और ये आपकी रही जमीन, ग्राउंड पे हैं ये दो पॉइंट, ठीक। अब उसने बोला कि P से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है तो P दूर होगा ना, तभी तो छोटा एंगल बनेगा, सही बात। वैसे ही ये आपका 60 डिग्री होगा, जैसा उसने सवाल में बोला है, ठीक। अब उसने बोला कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 40 मीटर की है, ठीक है जी। तो पूछा है कि हाइट कितनी है प्रेजेंट मूवमेंट में पक्षी की। तो भाई वही वाली राम कहानी दोहराएंगे कि अगर हम 30 डिग्री के हिसाब से देखें तो 30 डिग्री के हिसाब से 1 आएगा, ठीक है, और ये पूरा √3 आएगा 30 डिग्री के हिसाब से। 60 डिग्री के हिसाब से ये आपका यहां से यहां तक 1 यूनिट आएगा, ठीक है, 1 यूनिट आएगा, और √3 यूनिट आएगा ये। अब दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते, एक दे रहा है √3, एक दे रहा है 1, तो दोनों के हिसाब से सेम बना लो। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं 30 डिग्री के हिसाब से भी √3 बना लूं, यानी कि ये √3 हो गया मल्टीप्लाई करने पे, तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो 30 डिग्री की रेशियो उधर मल्टीप्लाई हो रही है उतने से ही इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 यूनिट, ठीक है, वो हो जाएगा आपका √3 यूनिट दोनों के लिए। 60 डिग्री वाली में हमने कोई बदलाव किया नहीं है, तो भैया सीधी सी बात ये हो गई, ये 3 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, तो बचा कितना? बोले सर ये 2 यूनिट बच गया, ठीक। सवाल वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ी भाषा बदली है उसने, तो ये आपका 2 यूनिट मिलेगा। तो 2 यूनिट कितने के बराबर आया भाई? 2 यूनिट 40 मीटर के बराबर आया, है ना। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 1 यूनिट 20 मीटर के बराबर आ जाएगा। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? हमें √3 यूनिट यानी कि हाइट की वैल्यू निकालनी है, जो कि हो जाएगा 20 √3। अब 20 √3 की जो वैल्यू होती है √3 की, वो 1.7 करीबन होती है, ठीक है, तो ये 34 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर आपका, ठीक। और जो कि ए की वैल्यू दे रहा है ए ऑप्शन। क्लियर है भाई? सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बस। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर क्लास को खत्म कर देंगे और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगी। बताओ। 60 डिग्री, ठीक है, और कोई बच्चा? चलो भाई देखो, 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ठीक है, ये 6 मीटर ऊंचा मैंने खंबा मान लिया।
जमीन पर 2√3 मीटर लंबी एक छाया बनाता है। तो ये अपनी जो छाया बना रहा है ना भाई, छाया तो जमीन पे ही बनेगी जो कि बन रही है 2√3 मीटर। ठीक, तो बोला जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन क्या होगा। उन्नयन क्या होगा भाई सूर्य का? भाई सूर्य जो होगा पीछे होगा। ठीक है, पीछे होगा ना, सही बात है, सूर्य पीछे होगा। अगर सूर्य पीछे होगा तभी तो ये छाया आगे की तरफ बनेगी। ठीक, तो ये जो उन्नयन कोण है, मतलब ये वाला जो कोण है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, तो कुछ नहीं करना भैया, ये 6 है, ये 2√3 है, सबसे बढ़िया ये थीटा निकालना है हमें। ठीक है, तो थीटा कैसे निकल सकता है? tan थीटा के बराबर रख दो। ये कितना आ रहा है? 6/2√3। अगर काटोगे 2 1 2, 2 3 6, तो ये हो गया 3/√3। इसको आप और काटोगे तो ये आपका हो जाएगा √3/1। ठीक, तो थीटा √3/1 कब देता है tan में? जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण हो गया 60 डिग्री। ठीक, समझ में आया सभी को? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना? या सबसे बढ़िया है आप क्या करो, जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, मतलब जो मैंने तरीका बताया है, उसके हिसाब से ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये √3 होता है और ये 1 होता है। मतलब इन दोनों की रेशियो जो होती है वो √3:1 होती है। तो इसका मतलब क्या करो, आप इसकी और इसकी रेशियो ले लो, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एंगल कौन सा है। 6 और 2√3 की रेशियो लोगे तो √3/1 आएगी। फिर आपको याद आएगा यार √3/1 की रेशियो तो जब एंगल 60 होता है तभी आती है। वैसे भी पता लगा लो 60 से। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? क्लियर है? डन है जी। ये आपकी हो गई ट्रिग्नोमेट्री खत्म। कल से करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू। थोड़ा सा बचा है टाइम स्पीड डिस्टेंस, मतलब लास्ट चैप्टर बचा है, उसके बाद हमारा ये सिलेबस खत्म। उसके बाद 2 चीजें करेंगे हम। पहली बात तो प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, ठीक है, और साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा केमिस्ट्री को भी शुरू करेंगे। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। किसी को कोई बात कहनी है, पूछनी है, पूछ लो। चलो जी, डन करते हैं फिर क्लास को, ठीक है।